नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं राकेश अंदानिया एक नए अंक के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। आज जानेंगे आईआईटी गुवाहाटी द्वारा प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल विकसित करने की एक सुरक्षित विधि और आईआईटी मद्रास द्वारा लॉकडाउन के दौरान बिजली संयंत्रों के उत्सर्जन पर किए गए अध्ययन के बारे में। इसके अलावा विज्ञान जगत की महत्वपूर्ण खबरें और भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। त्वचा कोशिकाओं को प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में परिवर्तित करने की सुरक्षित विधि विकसित, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं का नया शोध। लॉकडाउन के दौरान बिजली संयंत्रों के उत्सर्जन का अध्ययन, आईआईटी मद्रास और 8 देशों के शोधकर्ताओं ने मिलकर निकाले महत्वपूर्ण निष्कर्ष। देश दुनिया में विज्ञान की ताजा गतिविधियां जानिए साइंस एक्सप्रेस में, और हिस्ट्री ऑफ साइंस में जानिए इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों को। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी गुवाहाटी और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के शोधकर्ताओं ने मिलकर मानव त्वचा कोशिकाओं से प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल विकसित करने की एक सुरक्षित विधि विकसित की है। ऐसा प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर शिन्या यामानाका ने किया था, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2012 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या होती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल और इसके क्या फायदे होंगे, आइए जानते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। एक वयस्क मानव शरीर के विभिन्न अंग विशिष्ट कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे कि नर्व, हार्ट, लीवर, मांसपेशियां, पेनक्रियास इत्यादि। खास बात यह होती है कि ये सभी विशिष्ट कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य को अंजाम देने के लिए स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। मानव शरीर में इनमें से किसी एक प्रकार की कोशिका की कमी के कारण बीमारी या विकार उत्पन्न होता है। ऐसे में स्टेम कोशिकाओं को मैच्योर फंक्शनल सेल्स यानी कि परिपक्व कार्यात्मक कोशिकाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है और इसका उपयोग क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने में किया जा सकता है। आमतौर पर स्टेम कोशिकाओं को भ्रूण या वयस्क मानव शरीर के मस्तिष्क या बोन मैरो जैसे हिस्सों से निकाला जाता है, जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों की खोज कर रहे हैं जिससे कि आम कोशिकाओं जैसे कि त्वचा या रक्त कोशिकाओं को प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में बदला जा सके। ऐसे ही एक प्रयास में सफलता मिली है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं को, जिन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर त्वचा की कोशिकाओं से प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं उत्पन्न करने की विधि विकसित की है। प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें किसी भी अन्य वयस्क कोशिका में परिवर्तित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इन्हें इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स यानी कि iPSCs कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड iPSCs आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एकदम समान है। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से अगर हम 200 से 220 सेल टाइप्स जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी में बना सकते हैं, तो सिमिलरली iPSCs से भी हम ये 200 से 220 सेल टाइप बना सकते हैं। iPSCs की खास बात इसकी रोगी विशिष्ट कोशिकाओं की उत्पादन करने की क्षमता है, जिसे चोट वाली जगह या फिर विभिन्न रोगों से उत्पन्न होने वाले टिश्यू रिजेनरेशन वाले स्थान पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है, जो कि इम्यून रिजेक्शन की किसी भी संभावना को खत्म कर देता है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक सुरक्षित विधि का उपयोग किया और उन्होंने त्वचा कोशिकाओं में OC-T3/4, SOX2, KLF4, LMYC, LIN28 और P53 shRNA जैसे जीन इंट्रोड्यूस कर इन्हें iPSCs में बदला। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई iPSCs वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी थी। उन्होंने अपनी आनुवंशिक संरचना को अच्छी तरह से बनाए रखा और ये मूल कोशिकाओं से मेल खाती हैं। साथ ही ये बैक्टीरिया कंटामिनेशन से भी मुक्त थीं। टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस में पेशेंट में बीटा सेल नामक सेल का डेफिशिएंसी होता है। ये सेल्स उस पैनक्रियाज में होते नहीं है या बहुत कम मात्रा में होते हैं। दूसरा होता है जैसे पार्किंसंस डिजीज, जिसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स नाम के कोश या सेल्स वो होते नहीं है या फिर बहुत कम होते हैं या नॉन फंक्शनल होते हैं।
तो ये दोनों डिजीज़ में प्रॉब्लम ये है कि टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस में बीटा सेल्स का कमी है और पार्किंसंस में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का कमी है। तो ये कमी को दूर कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या iPSCs यूज़ कर सकते हैं। ये iPSCs से हम बीटा सेल्स भी बना सकते हैं और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स भी बना सकते हैं, और ये सेल्स बनाने के बाद हम पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रिजेनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में iPSCs एक बड़ा कदम है। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा, जिसका लाभ विभिन्न रोगों से ग्रसित लोगों को मिलेगा। इस शोध को स्टेम सेल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित किया गया है। मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण जब भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन था और सभी उद्योगों और वाहनों का परिचालन बंद हो गया था, तब इस स्थिति में IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अन्य देशों के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर बिजली संयंत्रों के उत्सर्जन का पर्यावरणीय अध्ययन किया। इस अध्ययन में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। आइए और विस्तार से जानते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें या फिर पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, कारखानों और उद्योगों में कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से निकलने वाले हानिकारक प्रदूषक। ऐसी अनेक गतिविधियां मिलकर वायु को प्रदूषित और पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कारक वायु प्रदूषण के लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है। इसी बीच कोविड महामारी और लॉकडाउन की स्थिति के बीच भारत में पूरी तरह से ठप पड़े उद्योगों और वाहनों की आवाजाही ने IIT मद्रास के वैज्ञानिकों को एक अच्छा अवसर दिया। यहाँ के वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल रिसर्च टीम के साथ मिलकर बिजली संयंत्रों यानी कि पावर प्लांट से होने वाले उत्सर्जन का अध्ययन किया और पर्यावरण पर इसके प्रभावों को जानने की कोशिश की। इस अध्ययन में 8 देशों के 17 संस्थानों के 27 शोधकर्ता शामिल थे, जिन्होंने मिलकर ये शोध किया कि कैसे पावर प्लांट से निकलने वाला उत्सर्जन पर्यावरण को प्रभावित करता है और वायुमंडल में सल्फेट की ज्यादा मात्रा वाले कण बादलों के निर्माण को कैसे बढ़ावा देते हैं। COVID, we were planning to do our routine long-term measurements, and then obviously the lockdown badly hit us. So while doing so, I talked with one of my students and requested her to shut down all the instruments and then go home. But she persisted and said that maybe it is a rare opportunity and we would get a good science out of it. And indeed that happened. So what essentially happens is that the aerosols, they have majorly 3 sources, that the traffic, industry and the power plant. Now during the lockdown, since the 2 sources related with the industry and the traffic were at its lowest, we could essentially understood what the exact impact of the power plant emitted aerosol on the cloud and precipitation formation is. Now since we were able to delineate this difference, now it is probably will help the climate modelers to develop the better parameterization, which will probably help in reducing the climate uncertainty related with the aerosol and cloud interaction. IIT मद्रास की अगुवाई में शोधकर्ताओं ने लॉकडाउन के दौरान एरोसोल के विकास और उसके बादल बनाने के गुणों पर चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित नेवली कोयला आधारित पावर प्लांट के उत्सर्जन से होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। खास बात यह थी कि लॉकडाउन के दौरान वाहनों और उद्योगों के बंद होने से केवल पावर प्लांट से होने वाले विशिष्ट उत्सर्जन को बेहतर तरीके से समझने में टीम को बड़ी मदद मिली। उन्होंने इस दौरान एरोसोल की मात्रा में भारी कमी देखी और ये पता चला कि पावर प्लांट से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय रूपांतरण ज्यादा बादल निर्माण क्षमता रखता है। एक रोचक तथ्य ये भी सामने आया कि कम मानवीय गतिविधियों के बीच सेकेंडरी एरोसोल कणों के बनने की संभावना बढ़ जाती है। What we found is that the gaseous emissions, especially the sulfur dioxide from power plant, can give rise to certain aerosols which have very high cloud forming potential as they are rich in sulfate. This study particularly would not have been possible under business as usual condition because at that time we have aerosols coming from other anthropogenic sources as well, and hence it becomes difficult to delineate the effect of certain specific sources. Hence, I believe that this was a very good opportunity to study such properties.
इस अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष सामने आया कि भारत में विशेष रूप से प्रदूषित तटीय क्षेत्रों में PM 2.5 के स्तर को कम करने के लिए बनाई गई रणनीतियों को फिर से जांचने की जरूरत है। इस अध्ययन के निष्कर्षों को NPJ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज में प्रकाशित किया गया है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। जहां एक और इसरो की चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कल यानी 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर रूस का चंद्र मिशन लूना 25 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने से पहले ही क्रैश हो गया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के मुताबिक उनका लूना 25 से 19 अगस्त को मॉस्को के समय अनुसार दोपहर 2:57 पर संपर्क टूट गया। अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 19 और 20 अगस्त को लूना 25 से संपर्क करने के सभी प्रयास विफल रहे। रॉसकॉस्मोस का कहना है कि क्रैश से पहले लूना 25 एक ऑफ डिजाइन कक्षा में स्विच हो गया था और ये तुरंत नहीं पता चल पाया कि दुर्घटना क्यों हुई। आगे दुर्घटना के कारणों की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि लूना 25 47 वर्षों में रूस का पहला लूनर लैंडिंग मिशन था। इससे पहले लूना 24 के लैंडर ने 18 अगस्त 1976 को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। उम्र बढ़ने के शोध क्षेत्र में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वैज्ञानिकों ने चूहों के मस्तिष्क की उम्र को वर्षों तक सफलतापूर्वक उलट दिया है। वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि वही रक्त कारक कॉग्निटिव एनहांसमेंट यानी कि संज्ञात्मक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है जो व्यायाम, युवा रक्त और क्लोथोप्रोटीन से जुड़ा होता है। यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। प्रयोगशाला में चूहों में देखे गए परिवर्तन का श्रेय प्लेटलेट फैक्टर 4 यानी PF4 को दिया गया है जो रक्त प्रवाह में मौजूद रहता है। जब इसे वृद्ध चूहों को दिया गया तो वैज्ञानिकों ने उनकी मध्य आयु के बराबर कॉग्निटिव शार्पनेस देखी, तो वहीं युवा चूहों में प्रोटीन ने उनकी बुद्धिमत्ता को काफी हद तक बढ़ा दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। तेईस अगस्त 1966 को दुनिया को पहली बार चंद्रमा के आसपास एक स्पेसक्राफ्ट से ली गई पृथ्वी की पहली तस्वीर मिली। इस तस्वीर को पृथ्वी तक लूनर ऑर्बिटर द्वारा भेजा गया और स्पेन में मैड्रिड के पास नासा ट्रैकिंग स्टेशन पर प्राप्त किया गया। ये तस्वीर स्पेसक्राफ्ट की 16वीं परिक्रमा के दौरान ली गई थी। 26 अगस्त 1950 को कोलकाता में सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का औपचारिक उद्घाटन किया गया। शुरुआत में इस संस्थान का शोध कार्य देश में उपयुक्त खनिज संसाधनों की पहचान करने और विशिष्ट उत्पाद विकास के लिए उनके उपयोग पर केंद्रित था। 27 अगस्त 1910 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि थॉमस एल्वा एडिसन ने न्यू जर्सी में एक छोटे दर्शक वर्ग के सामने अपना नया काइनेटोस्कोप प्रदर्शित किया। इसे ध्वनि के साथ सिंक्रोनाइज किए गए गतिशील चित्र के आविष्कार के पहले प्रदर्शन के रूप में रिपोर्ट किया गया था। 29 अगस्त 1831 को माइकल फैराडे ने अपने प्रसिद्ध इंडक्शन रिंग प्रयोग में एक करंट द्वारा दूसरे करंट के इंडक्शन की खोज की। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इतिहास में कुछ महान प्रयोगों में से एक है। 29 अगस्त 1991 को भारत में स्वदेशी रूप से विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की श्रृंखला के दूसरे IRS-1B को बैकोनूर में सोवियत कॉस्मोड्रोम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इस रिमोट सेंसिंग उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग सतत विकास, कृषि, फॉरेस्ट्री, फ्लड मैपिंग, वेटलैंड मैपिंग, लैंड कवर मैपिंग, स्नोमेल्स, गेहूं उत्पादन अनुमान, जल स्रोतों का पता लगाने जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया गया। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।